तो देखिए आज हम इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, हम उन पे बात करते हैं, फिर हम एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम ये कहते हैं, या आपने जर्नली ये बात सुनी भी है और कही भी है कि हम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वी से दैट द इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy। ठीक है, तो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ के बारे में भी पढ़ा है। हमने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा है, केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर हम यूज़फुल की बात करें तो we can say that this electric energy is the most useful energy। ठीक है, तो electric energy is the, we can say electric energy is the most useful energy, is the most useful और यूज़फुल कन्वीनियंट। ठीक है, यूज़फुल कन्वीनियंट फॉर मैनकाइंड। ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं। तो ये इसलिए कहा जा रहा है, ये आप जनरली देखते भी हैं कि डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट एक इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी है जो हम जहाँ पे हम हर समय उसको यूज़ करते हैं। चाहे हम, जैसे हम अभी पढ़ भी रहे हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो मीन्स ऑलमोस्ट जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए आप जितने भी जनरेटिंग पावर प्लांट्स देखेंगे तो उन सारे जनरेटिंग पावर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, हम हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर तरीके से हो, या वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, या विंड मिल के थ्रू हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म। तो हमेशा हमारा ये रहता है कि एनी एनर्जी, कोई भी हम एनर्जी लेते हैं और उन सब एनर्जी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आ कैसे रही है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, या आप ये बात कहते हैं कि हमारे पास वी हैव अ बैटरी और अ सेल इन विच द इलेक्ट्रो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले हम यही बात समझ लेते हैं कि करंट क्यों, ये हम ऐसा बोल रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, या करंट कैरियर्स एक्चुअल में है क्या चीज़ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इन सब पे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं एटम की। ठीक है, तो हम सब जानते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एंड एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव प्रोटॉन्स, और वी कैन से E माइनस, E प्लस एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम सभी जानते हैं कि एक एटम में ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी हम एक एटम को कंसीडर करते हैं
लाइक हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम, अगर हम एक एटम, सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास सोडियम एटम है, तो हम कहते हैं कि आपने ये बहुत डेफिनेशन, ये इस बात को पढ़ा होगा कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे आइसोलेटेड एटम जनरली हम बात करते हैं, आइसोलेटेड एटम मीन्स वो एटम जिसने कोई भी अभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब ये है कि जैसे हम ये जानते हैं कि हर एक एटम में, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं ये इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। मीन्स वी कैन से दैट in an isolated atom, in an isolate atom, number of electrons is equals to number of protons, is equals to number of protons। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो लाइक अगर हम सोडियम की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। तो इस बात का क्या मतलब है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मीन्स दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स देयर इज नो चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है यहाँ पे कि देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज क्या चीज़ हुई फिर अब यहाँ पे? तो जो चार्ज होता है, चार्ज हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स वी कैन से। तो इलेक्ट्रिक charge is of two types, that is first is positive charge and negative charge, ठीक है। और हम एक प्रिंसिपल भी जानते हैं इन चार्ज का, इनका जो चार्ज का जो नेचर है वो ये है कि opposite charges attract each other, opposite charges attracts each other, and whereas like charges repel, like charges repel, ठीक है। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो मीन्स अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो दे विल रिपेल, और आप जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा और एक ये प्लस चार्ज रखा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। दे विल रिपेल ईच अदर। वेयर एज इफ वी कंसिडर द सेम नेगेटिव चार्ज, तो दे ऑल्सो रिपेल ईच अदर। जैसे आप मैग्नेट को भी देखते हैं ना, जब हम लाइक पोलैरिटी लेके आते हैं, लाइक पोल्स को लेके आते हैं, तो आपस में वो रिपेल करते हैं, है ना। आपने मतलब उनके बीच में गैप होता है और तब भी आप उसको पास लेके आएंगे तो वो आएंगे ही नहीं, ठीक है ना, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इट मीन्स सेम लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल्स, सिमिलरली द लाइक चार्जेस ऑल्सो रिपेल। और अगर यहीं पे हमारे पास इफ वी हैव द अपोजिट चार्जेस लाइक प्लस एंड माइनस, तो क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो
अच्छा, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में बात मैग्नेट के केस में हम बात करते हैं कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं, मींस प्लस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे ऑल्सो हैव फील्ड अराउंड इट। इनके अराउंड भी क्या होती है, एक फील्ड होती है, और उस फील्ड को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है ना। कोई भी चार्ज के अराउंड क्या होती है, वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही चीज़ है कि जैसे होता ये है एक्चुअल में कि जो भी हमारे चार्जेस होते हैं, जब ये जैसे प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है, तो प्लस चार्ज क्या करता है, फील्ड को एमिट करता है। इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एमिट होती है, निकलती है, कुछ इस तरीके से इसमें से फील्ड्स निकल रही हैं। तो और वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है, माइनस के पास जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो लाइक इस तरीके से कुछ। तो इसीलिए प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फील्ड को टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल गया ना, इसलिए ये एक दूसरे के पास खींचे आते हैं, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। अच्छा, तो लाइक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस हैं और वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो इनमें फोर्सेस लगती है, ठीक है ना, और उस फोर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यही ऑब्वियस सी बात है, जब भाई कोई अट्रैक्शन है या रिपल्शन है तो वहाँ पे फोर्स तो होगी ही होगी। तो लाइक अगर मैंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल suppose we have the two objects, let's say this is A and this is B। तो A ऑब्जेक्ट ने suppose force exert here, this is the force on A due to B, now this is the force on B due to A, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज F इज इक्वल्स टू, और वी कैन से दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज carried by the object A। तो let's say on object A there are QA charge and object B there are QB charge, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, and this force is inversely proportional to the separation between the charges। तो let's say the जो separation है, जो distance है, वो let's say हमने कहा कि वो r distance है, तो this f is inversely proportional to the square of the distance between the charges। तो इसको कंबाइन करके we can say f is equals to, तो ये k कांस्टेंट लगा दिया हमने यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू ए इंटू क्यू बी ओवर आर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हर एक चार्ज के बीच में अगर हमें फोर्स, वी नीड टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, वेदर इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स और द रिपल्सिव फोर्स, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए देखिए, फिर अब हमने चार्जेस के बारे में बात कर ली है कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट में आते किस तरीके से ये डेवलप्ड होते हैं, ठीक है।
तो यही बात हमने केमिस्ट्री में भी बात डिस्कस कर रखी है एटम्स के केसेस में। होता ये है कि जैसे अभी मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल बताया था कि Na था, तो Na में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। अच्छा, एक चीज़, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड द प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड वेयर एज न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो लाइक मैंने आपको सोडियम का बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11 एटॉमिक नंबर था, है ना। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से हम कैल्शियम क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287, दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम एक बात ये भी जानते हैं कि हर एक एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो लाइक सोडियम में वी हैव KLm, सिमिलरली क्लोरीन में KLm, ये शेल्स हैं। तो सोडियम की स्टेबिलिटी कैसे होगी कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, मीन्स, और वो कैलकुलेशन क्या होती है कि हम ये बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, एक्सेप्ट हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो दैट एटम इज स्टेबल। तो अब सोडियम और क्लोरीन की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो अब क्या, कोई भी जो एटम होता है वो करता है, वो अपने जो भी उसके नियरेस्ट, ध्यान से सुनना बात, जो भी उसके नियरेस्ट नोबल गैस एटम जो भी उसके पास में होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है, ठीक है ना। तो तभी हम बोलते हैं कि एवरी एटम अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम पे 2 केसेस हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या वो अपना इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो गेन करे, ठीक है ना, सोडियम को के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 हैं, या पूरी लिख लेते हैं हम, तो हमने कहा 281 है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि देखिए आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने का मतलब क्या है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रीअरेंजमेंट होता है तो वो कब होता है, जब केमिकल चेंज होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है या जो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें एक्चुअल हो क्या रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन और शेयरिंग होती है, लूज होते हैं, तो मीन्स हर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है केमिकल रिएक्शन में। तो अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मीन्स हमें कुछ, भाई खुद से तो नहीं होगी ना कुछ तो हमें एक्सटर्नल सोर्स तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि सोडियम क्या करेगा, अपने नियरेस्ट नोबल गैस एटम को की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, ठीक है सर। तो ये क्या करेगा, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, ठीक है ना, मतलब कि बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन की क्या होती है 2,8। तो इट मीन्स सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को सिंपली लूज कर देगा। सिमिलरली अगर अब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास भी कुछ ऐसा ही है, 287। अब फिर से वही चीज़, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना। तो ये लूज करेगा और ये गेन करेगा, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं, और गेन करके ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा, ये
आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा, दैट इज 2,8,8। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब ऐसा नहीं कि सोडियम ने किसी हवा में मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो कोई एक एटम को ढूंढेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी होगी, उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और अपने आपस में वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो वी कैन से इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन व्हाट विल हैपन? सुनिएगा ध्यान से। अभी इसमें बिना, जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे? ऐसे लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन थे 11 और प्रोटॉन भी थे 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, एंड आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एंड व्हाट अबाउट द प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स रिमेन 11। तो इसीलिए अब यहां पे अगर मैं कहूं कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो प्रोटॉन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब प्लस का इफेक्ट ज्यादा है। तो इसीलिए सोडियम पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। ठीक है ना? ये तो हम इजी बनाने के लिए हम ये बात कह देते हैं भाई लूज हुआ मतलब लॉस हो रहा है तो इसलिए प्लस आ गया। ठीक है ना? बट एक्चुअल प्लस क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। सिमिलरली जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17, और प्रोटॉन्स कितने थे? अगेन 17। तो सोडियम का क्या हाल होगा अब यहां पे? ओ सॉरी, क्लोरीन का क्या होगा? तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बिकम 18 एंड प्रोटॉन बिकम 17। तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इस पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है? और ये प्लस और माइनस आने का मतलब क्या हो गया कि नाउ दिस एटम इज बिकम इलेक्ट्रिक। जैसे अभी हमने बोलता कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नाउ इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट इज इट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो ये चार्ज पार्टिकल हो गया। अब हमारा क्या हो गया? ये चार्ज एटम हो गया, जिसको हम आयंस भी कहते हैं, है ना? आयन। ठीक है? और सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो गया है? ये भी चार्ज एटम है और इसको हम क्या कहते हैं? आयन। और जो भी एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन। एंड द नेगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड एनायन। ठीक है? तो इस तरीके से एटम्स में चार्ज आता है, जो हम बात करते हैं प्लस और माइनस। ठीक है? तो दीज आर चार्ज्ड आयन। तो इट मीन्स कि अगर अब आप इन पार्टिकल्स को, ये जो आयन्स हैं आपके, अगर आप इसको किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट या रिपल्शन, मतलब मीन्स ये एक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि उस फोर्स को, जिस फोर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना? ठीक है, उस फोर्स को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। वो डिपेंड करेगा कि प्लस के इफेक्ट है या मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो पहली बात तो अगर हमने पॉजिटिव फील्ड में रखा है मतलब प्लस चार्ज के पास रखा है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा है मैंने तो वो रिपेल करेगा। नेगेटिव मतलब क्लोरीन को रखूंगा मैं प्लस के पास तो वो अट्रैक्शन शो करेगा, है ना? ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात ध्यान रखें। और चार्ज हमेशा हमारा इंटीग्रल फॉर्म में होता है। ठीक है? तो चार्ज के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट कैन बी कैलकुलेटेड Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है? और चार्ज हमारा क्या होता है? इंटीग्रल नंबर में होता है, मीन्स फ्रैक्शन में नहीं होता है, इंटीजर्स में से 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। ठीक है ना? और एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होता है। ठीक है ना? सेम, तभी तो वो नलीफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, है ना? तो ये बात ध्यान रखें, हमेशा चार्ज क्या होते हैं? हमारे इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। ठीक है? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज
इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल. ठीक है. चार्ज ऑन a body is always an integral multiple. ठीक है. तो इस चीज़ को हम ये भी कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है ना. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और E इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और जिसका क्या होता है ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. अच्छा, तो अब हम ये बात भी समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे आता है ना. कि मतलब जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हर एक सब्सटेंस क्या होता है, किसी ना किसी एटम से तो बना हुआ ही होता है ना. तो मीन्स अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है. ये मैंने आपको रीज़न दे दिया कि क्यों आएगा. अच्छा, तो अब इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. वी कैन से द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड into two parts. One is called static electricity. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पे होता है, मीन्स चार्ज पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं है. ठीक है. व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट. और नेक्स्ट इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी, या इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस पे जो चार्ज है मोशन में होता है. ठीक है. व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन. ठीक है. तो हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, जो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 2 AC और DC होता है, वो अलग चीज़ है. ठीक है ना. तो अब सबसे पहले हम ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे पहले कुछ डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम एक चीज़ ये फाइंड आउट करते हैं पहले कि अगर मैंने ये कहा है, इफ सपोज वी से दैट इफ अ बॉडी हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है उस पर? 1 कूलम का चार्ज है. तो दिस 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मेरे को ये बात कैलकुलेट करनी है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, और ये CBSE में क्वेश्चन भी आ चुका है. ठीक है. तो किस तरीके से इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि Q इज इक्वल्स टू, वी हैव NE. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट N, दैट इज Q बाई E. नाउ व्हाट इज Q? इट इज़ 1. ठीक है ना. 1 कूलम बोल रहा है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ Q. तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है. तो इसको सॉल्व करके ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स
तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अगर एक बॉडी में 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए कितने ज़्यादा हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स को जैसे कि हम बड़ी सिंपल तरीके से कहते हैं कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड वेयर एज द इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मीन्स हमने क्या कहा, वी कैन से दो सब्सटेंस विच simply conduct electricity easily, ठीक है ना, या allow electric charge to pass through them, to pass through them, ठीक है। और वेयर एज इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स दे डू नॉट allow electric charge to pass through them, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो उसमें से पास होके चले जाएं, वेरेस कंडक्टर अलाउ करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने बात ये भी करी कि कंडक्टर्स इसलिए अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को बिकॉज दे हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, दे हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड वेयर एज दीज इंसुलेटर्स दे डू नॉट कैरी these free electrons, they do not carry free electrons. Now the question is, from where the conductor getting these free electrons, ठीक है। तो अभी हमने एक बात ये भी सुनी कि जो कंडक्टर्स हैं दे मोस्टली दे आर ऑफ मेटल्स। ये क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। और इंसुलेटर्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, इसको ध्यान से सुनिए। हुआ ये कि लाइक हमने कोई भी एक सब्सटेंस हमने लिया है, ठीक है, सपोज ये एक आयरन की रॉड है या शीट है। अब इसमें क्या होगा, इस शीट में हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म है तो इट मीन्स इसमें जो एटम्स होंगे दे आर टाइटली पैक्ड। तो सपोज ये एटम्स हैं, ठीक है, दीज आर एटम्स, ऐसे टाइटली पैक्ड है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें ये एटम्स पैक्ड हैं, ठीक है। बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, यहाँ पे हमें स्पेस दिख भी रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ये पैक्ड है, ठीक है। अच्छा, तो
तो अब ये जो एटम्स हैं दे आर मेटल, है ना, मैंने क्या बोला, ये आयरन है, ये क्या है, Fe के एटम्स हैं। तो अब जो मेटल्स होते हैं जब वो एक सब्सटेंस में होते हैं, मतलब जब हम कलेक्टिवली लेते हैं, तो होता क्या है कि ये हर एक एटम क्या करेंगे, इनका जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब होते कितने इसमें, 1 2 या 3, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकल जाते हैं। ठीक है, सपोज ये एटम है, ये एटम इस एटम से बाहर निकल गए, और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आ गए। ठीक है, इन सभी मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द एटम्स लूजेस देयर आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जरूरी नहीं कि सारे ही करेंगे, ठीक है, 2 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस क्या क्या है हमारी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इन सब एटम्स ने लूज कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब ऐसा होगा तो ऐसा होने पे क्या होगा, ऐसे होने में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इस बार छोटा सा बनाता हूँ बॉक्स। शीट हमने ये ले ली है, तो ये हमारे एटम्स हैं। मैं थोड़ा गैप दिखाऊंगा जिससे हमें बात को समझ में आए, वैसे गैप होता नहीं है। ठीक है, तो ये सपोज ये एटम्स हैं, है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, सपोज ये वो एटम्स हैं। अच्छा, अब अगर सपोज आप इन एटम्स को इंडिविजुअली कंसीडर करें, ये वो सारे वो एटम्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो अगर आप इन एटम्स को इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे तो आप ये बात समझेंगे कि इन सब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो दैट मीन्स ये सारे के सारे एटम क्या हो गए हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए हैं। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि ये सारी बातें अभी सब हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी रजिस्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो अभी सब इन सब पे बात ही करेंगे, तो आप ध्यान रखिए इस बात को। तो ये बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इन सब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, वो कहाँ हैं, विद इन दी सब्सटेंस हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, वो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मस्ती से घूम रहे हैं। ठीक है, ये सब इधर से उधर जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं ये कहूं कि ये सब्सटेंस, ये अगर मैं इस पूरी शीट को कंसीडर करूं और मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस शीट, होगा द चार्ज कैरिड बाय दिस होल शीट इज न्यूट्रल। ठीक है ना, इस पे कैसा चार्ज है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस से बाहर नहीं निकले हैं, इलेक्ट्रॉन्स वही हैं, सब्सटेंस पे ही हैं। सिर्फ एटम्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाला है, और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद इन दी शीट और विद इन दी सब्सटेंस। ठीक है ना, these we can say these electrons are termed as free electrons। इनको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आए एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी सब्सटेंस में, मतलब कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वन डायरेक्शन से एक अदर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अब जो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर को हमने क्या बोला कि ये क्या है, ये तो नॉन मेटल है। तो जब नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, उसमें होंगे 5 6 7 होंगे, तो उसकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसीलिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो कंडक्टर होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, मतलब मींस अलाउ करता है करंट को, और इंसुलेटर अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है।